नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसे ही सीज फायर खत्म होने के बाद अमेरिका से ये उम्मीद की जा रही थी कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, ईरान और अमेरिका अब नहीं झगड़ेंगे। शायद ये गलतफहमी ही रही होगी, क्योंकि आज जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं वो है यूएई के ऊपर ईरानी हमला। और खबर आ रही है यूएई के सबसे ज्यादा व्यस्ततम एक ऐसे पोर्ट से जिस पोर्ट को यूएई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बाईपास बना लिया था। फुजैरा पोर्ट के ऊपर ईरान का हमला हुआ है और ऐसे में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि उस हमले में 3 भारतीयों के घायल होने की भी सूचना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा में है, आप सभी अब तो इसके विषय विशेषज्ञ हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक उत्तर की तरफ जहां ईरान है तो दक्षिण की तरफ ओमान का हिस्सा है, और उस ओमान के जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज यूएई। असल में यूएई को, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जो 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, उसमें एक हिस्सा जो फारस की खाड़ी की तरफ है और उसका एक हिस्सा यूएई का ओमान की खाड़ी की तरफ है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ना खुलते हुए ये बाहर की तरफ खुलता है, और ये वाला जो एरिया है इस तरफ है फुजराह पोर्ट, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बाईपास है, और इसी की वजह से यूएई इन दिनों ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। भारत भी लगभग 6 लाख बैरल पर डे तेल इस फुजराह पोर्ट से मंगाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, और आज इसी फुजराह पोर्ट पर हमला हुआ है। इस हमले के साथ साथ कहानी निकलती है कि अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान की 4 फास्ट बोट्स को डुबो दिया है। फास्ट बोट्स का डूबना, साथ में फुजरा पोर्ट पर भारतीयों का घायल होना, भारत की कड़ी प्रतिक्रिया आना, इन सभी खबरों को विस्तार से आज के सेशन में जिक्र करना शुरू करते हैं। साथ में आपको यह भी बता दें कि एक पैनल डिस्कशन मैंने हाल ही में पूरा किया है, आज ही पूरा किया है, बंगाल में क्या होगा इसको लेकर के। क्योंकि जिस तरह के राजनीतिक हथियार अब तक टीएमसी अपनाते आई थी पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद वायलेंस के नाम पर, बीजेपी बंगाल में बहुमत में है, लेकिन चुनौतियां क्या हैं, एग्जीक्यूशन क्या होंगे, कौन रहेगा सत्ता के अंदर, क्या शुभेंदु बनेंगे सीएम या फिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मतलब वहां बंगाल में रुकेंगे, या फिर उनके साथ वैसा ही होगा जो अब तक पुराने दिग्गजों के साथ होता आया है। इन सारी बातों को हमने इस पैनल डिस्कशन में कुछ दिग्गज पत्रकारों के साथ डिस्कस किया है। आप इसे अवश्य सुनिएगा, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है। इस सत्र का नाम इंडिया दैट इज भारत है। ये एक हमारी नई सीरीज है, नया प्रयास है। इसे आप अपना प्यार और समर्थन अवश्य दीजिए। साथियों, हम लोगों ने चर्चा जो आज करनी है वो इस बात की कि पर्शियन गल्फ में जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक करके इस तरफ से आने वाले सभी जहाजों को ईरान रोक कर बैठा है, उसी ईरान ने आज यूएई का वो हिस्सा जो ओमान की खाड़ी की तरफ खुलता है वहां पर हमला किया है। यह हमला इस फुजराह करके जो जगह है इस पोर्ट के ऊपर हुआ है। यह जगह मैंने आपके सामने मार्क कर दी, शायद अब आप इसको रिलेट करके समझ पाएं। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई जहाज नहीं आ पा रहा तो यूएई ने असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही विकल्प इसे बनाया हुआ था, और इस पोर्ट के माध्यम से ही यूएई का बहुत सारा तेल इसको क्रॉस करते हुए यहां पर पहुंचता था। इस जगह की तस्वीर अगर एरियल व्यू से देखी जाए गूगल मैप के माध्यम से, तो यहां पर बहुत सारे आपको फुजरा रिफाइनरी के नाम पर बहुत सारे ऐसे ऑयल के छोटे छोटे से टैंकर्स दिखाई दे जाएंगे, जो कि जूम इन करने पर बहुत बड़े ऑयल टैंकर्स के रूप में दिखाई देंगे। अगर मेजर ऑयल लोडिंग टर्मिनल्स की बात की जाए तो ये गल्फ कंट्रीज का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल लोडिंग कंटेनर डिपो है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बंकरिंग एंड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी के रूप में जाना जाता है। इसी फुजराह पोर्ट को हॉर्मुज का इस विकल्प माना जाता है, क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था तो यहीं से होकर के यूएई का तेल बाहर आ रहा था। इसकी क्षमता 1.5 से लेकर मतलब 2.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑयल उत्पादन की है, और यहां से 350 से 400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से आबू धाबी के अंदर, आबू धाबी बोले तो ये जो यूएई का इधर वाला जो हिस्सा है जो पर्शियन गल्फ की तरफ है, यहां से तेल को ले जाकर के फुजराह पोर्ट तक एक पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाया जाता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावित किए बगैर। यही कारण था, हाल में आपने खबर सुनी थी कि यूएई ने कहा था कि वो ओपेक के गठबंधन से बाहर आ रहा है, क्योंकि यूएई को ओपेक में रहते हुए 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑयल उत्पादन करने की क्षमता ही परमिटेड थी, लेकिन ओपेक से बाहर निकल के वो 5 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन उत्पादन करना चाहता है, और उसके लिए ये एक अच्छा रूट निकल कर आ गया है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो वो यहां से तेल को निकाल करके बाहर भेज सकता है। तो ऐसे में यहां दुनिया के सबसे बड़े ऑयल भंडारण समूह हैं
18 मिलियन घन मीटर यानी 70 मिलियन बैरल के आसपास यहां पर ऑयल की क्षमता है। ऐसे में फुजरहा पोर्ट पर अब हमला होना यह समझाता है कि यह बड़ा ही स्ट्रेटेजिक था और ईरान ने सोच समझकर, ताकि यूएई को असर दिया जाए तो अमेरिका भी उस दर्द में पीड़ित हो। फुजरा पोर्ट को दुनिया के 4 बड़े जहाज ईंधन आपूर्ति केंद्रों के रूप में माना जाता है। यहां पर कल शाम को यह हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें आपके सामने कुछ इस तरह से निकल कर आ रही हैं। कल भारत के अंदर विधानसभा चुनावों के चलते बहुत सारी जगहों पर न्यूज कवरेज में इसको जगह नहीं मिल पाई। आज हमने आपके सामने इस खबर को इसलिए रखा है क्योंकि अगर यह जगह प्रभावित हुई तो भारत के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद यूएई से जो तेल आ रहा था अब वो भी प्रभावित होने लगेगा, क्योंकि इस जगह की ये तस्वीरें निश्चित ही भारत की ऑयल सप्लाई को बाधित कर सकती हैं। यहां पर जो ये हमला हुआ, इसके लिए कई बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन हमले किए गए थे, लेकिन यहां पर तैनात जो सुरक्षा सिस्टम था उसने इन हमलों को कुछ तो नाकाम किया, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से दागी गई ड्रोन्स ने यहां पर इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मतलब जहाज तेल ले जाने के लिए खड़े हैं, बड़ी संख्या में ऑयल कंटेनर डिपो के रूप में यहां पर बहुत सारे ऑयल टर्मिनल्स बने हुए हैं। ऐसे में इस तरह की घटना होना दुनिया के लिए एक चिंता का सबब है। यूएई के द्वारा कल इसकी जानकारी पब्लिक को दी गई, यूएई के द्वारा बाकायदा इसका अलर्ट सबको दिया गया और जैसे ही इसका अलर्ट आया दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। यूएई की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें यह जानकारी थी कि जब से ईरान का अटैक शुरू हुआ है, मतलब जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, तब से 549 बैलिस्टिक मिसाइलें अब तक ईरान पर दागी जा चुकी हैं। 29 क्रूज मिसाइलें दागी जा चुकी हैं और 2260 ड्रोन अब तक यूएई के ऊपर चलाए जा चुके हैं। इनमें से जो कल की घटना थी उसके अंदर 4 यूएवी, 3 क्रूज मिसाइल और 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिनकी वजह से ये सारी स्थितियां बनकर के आई। खबर बनकर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से यूएई के अंदर कि बच्चों की छुट्टियां अनाउंस कर दी गई 8 मई तक के लिए, ताकि लोग घरों में रहें और इस स्थिति में किसी प्रकार के हताहत ना हो। जब यह सूचना यूएई की तरफ से बाहर आई तो उसके बाद में मार्क कार्नी यानी कि कनाडा की तरफ से यूएई के समर्थन में और ईरान के विरोध में ट्वीट किया गया, यानी कि सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी गई। ऐसे ही जर्मनी की तरफ से यूएई के समर्थन में प्रतिक्रिया दी गई, ऐसे ही ईयू की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, इमानुएल मैक्रोन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से प्रतिक्रिया आई। कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया भर के देश तुरंत प्रभाव से यूएई के साथ कनेक्ट हो गए। इवन पाकिस्तान ने भी यूएई के समर्थन में कहा कि यह जो हुआ है हमला ये गलत है, यूएई के ऊपर ये जो हमला हुआ है इसको इन्होंने अपनी तरफ से कंडेम किया और भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और भारत ने कहा कि वो ऐसे समय पर यूएई के साथ खड़ा है और इस घटना को, मतलब जिस तरह की स्थितियां गल्फ में बनी हुई हैं, इनका पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है। इस तरह की जो जानकारियां हैं जब ये सोशल मीडिया पर आने लगी तो एकदम इंपैक्ट आया कि अब तेल का रास्ता बाधित होगा और अगर तेल का रास्ता बाधित होगा तो तेल सप्लाई के बाधित होने से ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो कल शाम होते होते ही ऑयल प्राइसेस में $114 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड का भाव चढ़ते हुए दिखाई दिया। भारत ने पूरी तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, क्योंकि यहां पर 3 भारतीयों के घायल होने की खबर है, इसलिए भारत के फुजरा पोर्ट पर हुए, मतलब यूएई के फुजरा पोर्ट पर हुए हमले को भारत ने पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया। इस घटना के बाद में फ्लाइट्स की तरफ से भी, यानी इंडिगो की तरफ से भी सूचना दी गई कि कस्टमर्स आर एडवाइज टू चेक देयर फ्लाइट स्टेटस जाने से पहले, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह की सिचुएशन बनकर के आई, अचानक फ्लाइट शेड्यूल्स के अंदर परिवर्तन किया गया, क्योंकि अगर स्थितियां फिर से असामान्य होती हैं तो उसके ऊपर से फ्लाइट्स उड़कर नहीं जा पाएंगी। यूएई के प्रेसिडेंशियल एडवाइजर के द्वारा इस बात का मतलब धन्यवाद दिया गया कि दुनिया यूएई के साथ खड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि ईरान ने यह क्यों किया। ईरान ने इस पूरी घटना पर शुरुआत में अपनी तरफ से एलिगेशन करार दिया कि नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर बाद में शाम होते होते इनकी स्वीकारोक्ति निकल कर आई और उसके पीछे इन्होंने पूरा ठीकरा ट्रंप के ऊपर फोड़ दिया। मतलब ट्रंप के ऊपर जब ठीकरा फोड़ा तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रंप से सवाल पूछा जाएगा कि सर क्या ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। तो ट्रंप का जवाब था नहीं, सीज फायर का उल्लंघन नहीं है, एक आध मिसाइलें चल गई होंगी, ये सीज फायर अभी तक नहीं टूटी है। फिर सवाल बड़ा बनता है कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्यों। तो इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि आईआरजीसी का यह स्टेटमेंट है कि पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है,
ट्रंप वहां पर कोई भी समझदारी ना दिखाएं। अब ट्रंप समझदारी कौन सी दिखा रहे हैं? असल में ट्रंप के द्वारा हाल ही में यह कहते हुए कि हम सीज फायर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का ब्लॉकेड वहां पर लगा कर रखेंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने अगर अपनी तरफ से प्रतिबंध लगा रखे हैं तो अमेरिका भी प्रतिबंध लगाकर रहेगा, कोई भी जहाज ईरान वाला बाहर नहीं जाने देगा। तो दोनों एक दूसरे के बाहर अड़ा अड़ा कर अपने जहाज बैठे हुए हैं, कोई किसी को इधर से उधर नहीं जाने दे रहा। इस बात को निपटाने के लिए इन्होंने कई लेवल वार्ता भी अब कर ली, लेकिन कुछ भी निकल कर नहीं आया। ईरान ने भी अपनी तरफ से ट्रंप को मैसेज भेज दिया कि आप जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे कोई भी बात सामान्य नहीं होगी। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मसला है और वो ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, जिस पर ईरान ब्लॉकेड लगा के बैठा है और ओमान की खाड़ी में अमेरिका, ये दोनों जिद में अड़े हुए हैं और इनकी जिद के चलते एक रूट अल्टरनेट बनकर के आया था जो यूएई की तरफ से था, जो यहां से होकर के जहाजों को निकाल रहा था। अमेरिका के जितने भी जहाज जो यहां पर आकर डेस्ट्रॉयर लगकर खड़े हुए हैं या फिर करियर्स बनकर लगे हुए हैं, एयरक्राफ्ट करियर्स, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके पर्शियन गल्फ में नहीं जा पा रहे। तो पर्शियन गल्फ के अंदर जो ऑलरेडी जहाज हैं, उन्हें अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके ओमान की खाड़ी आना है तो ईरान की सहमति चाहिए होगी। यह बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस बात को आप समझिएगा कि अमेरिका ने भले ही यह कह दिया हो कि हमने ब्लॉकेड बना लिया है। यह मैं एक बार के लिए आपको मैप हाईलाइट कर दूं, शायद आपको डार्क अंधेरे में दिख ना रहा हो। यह मैं आपके सामने एक बार के लिए मैप को मार्क कर देता हूं। यह आप पर्शियन गल्फ को आप समझने का प्रयास कीजिए, ये पूरा की पूरा गल्फ एरिया है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इस तरफ अमेरिकी जहाज लगे हुए हैं, इधर ईरान लगा हुआ है, और अमेरिकी जहाज अभी इस तरफ जाने की जब भी प्रयास करते हैं, उन्हें डर इस बात का होता है कि यहां पर लगे हुए माइंस या फिर हॉर्मुज में तैनात आईआरजीसी की जो बोट हैं वो अमेरिका का नुकसान पहुंचा देंगी। तो अमेरिका ने अपने जहाजों को इस रास्ते के बाहर ही खड़ा करके रखा हुआ है। अब क्या होता है, दुनिया भर के पास एक संदेश जाता है कि साहब हमारे जो जहाज यहां खड़े हुए हैं उन जहाजों को हम कैसे लेकर आए। सप्लाई अटक गई, दुनिया भर के जहाज अंदर खड़े हुए हैं, चाहे सऊदी के पास, कतर के पास, ओमान के पास, इराक के पास खड़े हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे। तो ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दे दिया और उस बयान का नाम रखा इन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम। इन्होंने कहा कि मैं यहां पर जो जहाज खड़े हुए हैं, अंदर जो स्ट्रैंडेड जहाज खड़े हुए हैं पर्शियन गल्फ में, उनको निकलवाने के लिए एक प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रहा हूं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या था? प्रोजेक्ट फ्रीडम था कि अगर कोई देश अमेरिका से कहेगा कि मेरा जहाज अंदर खड़ा है, उसे इस रास्ते से बाहर निकलवा दो सुरक्षित तरीके से, तो हम हेल्प करेंगे। ट्रंप ने बकायदा इसका अनाउंसमेंट कर दिया था कल। और प्रोजेक्ट फ्रीडम का कुल उद्देश्य यह था जहाजों को इस रास्ते से बाहर निकलवाना है। जो अमेरिका खुद अपना जहाज ले जाके अंदर नहीं पहुंचा अब तक, वो अमेरिका दूसरों से कह रहा है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। कैसे निकलवा दोगे? टेक्निकली प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर अमेरिका दुनिया भर के देशों की सेनाओं को बुलाना चाहता है कि तुम भी आ जाओ, तुम्हारा जहाज फंसा है तो। जैसे कुछ दिन पहले अभी जर्मनी ने कहा था कि हम अपने लिए कुछ तो प्रयास करेंगे ही, फ्रांस ने कहा, ब्रिटेन ने कहा, सब देशों को अब यह याद दिलाया जा रहा है तुम्हारे जहाज खड़े तो निकलवाने तो आ जाओ। साउथ कोरिया से कहा गया तुम तो आ जाओ। सबसे कहा जा रहा है जिसके जहाज फंसे हैं मैं हेल्प करूंगा। हेल्प क्या करोगे? खुद तो बाहर खड़े हुए हो, खुद तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे हो। इन्होंने जब यह अनाउंस किया तो एक मोमेंटम बना, क्योंकि दुनिया के बहुत से देशों को तो यही नहीं पता कि अमेरिका कहां फंसा पड़ा है और वो कहां चोक पॉइंट है जिसको वो खुद ब्लॉकेड करके बैठ गया है। ऐसे में अमेरिका की ये जो स्ट्रेटेजिक बयानबाजी है दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं हेल्प करने वाली स्थिति में हूं, ईरान ने इस मोनोटोनी को तोड़ दिया। अमेरिका भले ही दिखा रहा हो कि देखो हमने ब्लॉकेड लगा रखा है, ईरान ने कहा आपका जो ब्लॉकेड है ना, उससे आप जहाज निकलवा नहीं सकते। अगर आपने निकलवाने का अनाउंसमेंट भी किया तो देखो मैंने आपके एक करीबी के ऊपर गोला फेंक दिया। यूएई के ऊपर जो हमला है वो अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम के अनाउंसमेंट की प्रतिक्रिया थी कि आप अगर ये प्रयास करोगे तो मैं आपके जो मित्र राष्ट्र हैं उन पर हमला करूंगा। उन पर हमला होगा तो आप पर हमला है, वो टेक्निकली वो आपसे नाराज होंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आप पर तो हमला करेंगे ही नहीं, हम यूएई पर हमला करेंगे। यही कारण हुआ। तो ट्रंप ने जो ये खेला किया ना, असल में जो अनाउंसमेंट किया, इस प्रोजेक्ट फ्रीडम की प्रतिक्रिया ईरान ने अपनी तरफ से दे दी और अमेरिका को साफ कहा कि आप कृपया करके यहां से दूर रहना,
अपने शिप लेकर मत आ जाना, हम यहां पर गोला चला देंगे। तो साहब कुल मिलाकर के इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, यानी कि अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम चल ही नहीं पाया। सेंटकॉम अपनी तैयारियां दिखा दिखाकर लोगों में माहौल जरूर बना रही है। उम्मीदें सबको हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाया जाए ताकि दुनिया को तेल की सप्लाई मिले। अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सप्लाई बाधित हो रखी है उसके चलते वैश्विक स्तर पर क्रूड के दाम बढ़े हुए हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि ईरान को कंट्रोल कैसे किया जाए। ट्रंप का कहना यह है कि सेंटकॉम ने 4 वो जो बोट उड़ती है ना इनकी, वो पानी में उड़ती है, पानी में चलती है, छोटी छोटी सी बोट जो हैं, बी बोट्स जिस तरह की हैं, हनी बी बोट्स, उन बोट्स को टारगेट अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है ताकि उन बोट्स के माध्यम से आईआरजीसी के प्रभाव को कम किया जा सके। हालांकि आईआरजीसी ने साफ कहा है हमारी सारी की सारी बोट सुरक्षित हैं। इसके ऊपर प्रतिक्रिया के रूप में कहा जाए तो केवल ईरान की प्रतिक्रिया इतनी है कि आपका प्रोजेक्ट फ्रीडम असल में प्रोजेक्ट डेडलॉक है, इससे कुछ नहीं होगा। आओ टेबल पर बैठ के सही से बात करो, तो खुद का ब्लॉकेड हटाओ, तो हम आपसे अपने बारे में बात कोई कर पाएंगे। ठीक है साहब। तो कुल मिलाकर साहब ये बात है, और फुजरा पर धमाके जो हैं वो अमेरिका को जिम्मेदारी देते हुए ईरान ने अपने ऊपर से हाथ साफ कर लिया है। तो भाई साहब ट्रंप, अब आपके हाथ में कौन सा कार्ड है वो बता दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही कोई कार्ड चलते हो आपके दोस्तों को मार लग जाती है और दुनिया में उसका असर गहरा हो जाता है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर ही एक लिंक पिन कर दिया है, इसके एंड स्क्रीन में भी एक वीडियो लिंक डाल दिया है जो कि बंगाल पर भविष्य में बंगाल का क्या होगा उसके ऊपर एक पैनल डिस्कशन है, आप उसे अवश्य सुने, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।